तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या? नाइट्रोजन फैमिली, या इसी को बोलते हैं फिफ्थ ए ग्रुप, और वर्ग संख्या है 15। नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों का एक नाम और है, और वो है निकोजन। निकोजन एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है चॉकिंग एलिमेंट्स, सफोकेटिंग एलिमेंट्स, मीन्स घुटन वाले तत्व। समझ गए ना? ये क्या है? घुटन उत्पन्न करने वाले तत्व। मीन्स अगर हम नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर लगाएं, फॉस्फोरस का एटमॉस्फेयर लें, तो यहाँ पर हम जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ पर बहुत तेजी से आपको सफोकेशन होने लगेगा। जैसे एक बंद कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हों, तो वहां पर धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हो जाती है और नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ने लगता है, जिससे एक प्रकार की घुटन सी होने लगती है। तो वो नाइट्रोजन के कारण होती है। इसीलिए इस ग्रुप को बोला गया है निकोजन्स, सफोकेटिंग प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। सफोकेटिंग एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, घुटन उत्पन्न करने वाले तत्व। ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना बच्चों, एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये विन्यास होता है क्या? NS2NP3। इस तरह से कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, इसीलिए इसे फिफ्थ ए वर्ग कहा गया है, 5वां वर्ग। और पूरी आवर्त सारणी में अगर वर्ग संख्या गिने तो ये क्या होती है? 15वीं। अब देखो, एक एक तत्व का विन्यास देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाइट्रोजन 7, हीलियम 2s2 2p3, है ना? तो अभी आपने कार्बन ग्रुप में देखा था 2p2 आ रहा था, यहां पर क्या आ जाएगा? 2p3। बाकी अंदर का सेम कॉन्फ़िगरेशन है सबका। फास्फोरस तो फिर वही है, पहले डिफरेंस कितने का है बच्चों? 8 का। फिर कितने का है? 18 है। फिर कितने का है? 18 है। फिर कितने का है? 32। फिर कितने का है? 32। तो 8 18 18 32 32, मतलब नाइट्रोजन का हमें पता है, तो हो जाएगा 8 जोड़ दें 15। फॉस्फोरस 10 तक नियोन 3s2 3p3, ऐसे आर्सेनिक 18 जोड़ दिया आपने 33 हो गया, 18 तक आर्गन, और 10 ये हो गया 28, फिर 30 और 3 33, तो 4s2 4p3, फिर आ गया 51। क्रिप्टॉन 36, 10 ये हो गए 4d10 के, तो हो गया 46, है ना? फिर आ गया 48, और 3 ही हो गया 51, तो 5s2 5p3। बिस्मथ में 32 जोड़ दी तो अब आ गया जीनोन, 4f14 5d10 6s2 6p3। और लास्ट जो है वो है मास्कोबियम, जो कि एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव है, और ये है मास्कोबियम। और इस तरह से इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है 7s2 7p3। तो ये है कुल मिला के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और याद करने का है कि नपास, ठीक है, और सब्बी, ऐसे याद कर लो। नापास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मथ, मैन तो ये है नपास सब्बी, ठीक है। और एम मास्कोबियम में तो नपास सब्बी मैम, ऐसे याद कर लें, मास्कोबियम। अब हम आ जाते हैं इसके बाद, देखो वायु में अगर हम इनकी अबंडेंस को देखें, तो वायु में आयतन अनुसार 78% तो नाइट्रोजन है, और द्रव्यमान अनुसार 77%। पृथ्वी सतह पर नाइट्रोजन चिली सॉल्ट पीटर NaNO3 के फॉर्म में और इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3 के रूप में मिलता है। ये दो सॉल्ट मिलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर। कई बार इनका ऑब्जेक्ट आ जाता है, कौन सा सॉल्ट है जिसमें सोडियम है नाइट्रोजन का, या कौन सा? तो ये दो सॉल्ट है, NaNO3 KNO3, इंडियन सॉल्ट पीटर और चिली सॉल्ट पीटर। बात यहां तक क्लियर है? अब हम देखो और भी देखें, अगर हम फास्फोरस की बात करें
तो फास्फोरस किस रूप में मिलता है ना? तो ये जो फास्फोरस देख रहे हैं आप, फास्फोरस का जो मेन ओर है या मेन सॉल्ट है वो है एपेटाइट Ca9PO4 होल 6 CaX2। देखो PO4 में टोटल चार्ज होता है 3 माइनस, तो 6 का हो गया 18, और कैल्शियम में होता है 2 प्लस, तो 9 का हो गया 18। तो जितने प्लस उतने माइनस, है ना? तो इस तरह से Ca9PO4 होल 6 इंटू CaX2, जहां X हो सकता है फ्लोर मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड या OH। अगर फ्लोराइड है तो इसको बोला जाता है फ्लोर एपिटाइट, Cl है तो इसे बोला जाता है क्लोर एपिटाइट, और OH है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपिटाइट। हमारे जो दांत का इनेमल है, सब व्हाइट पार्ट जो दिख रहा है बहुत हार्ड और कठोर जो है, वो हाइड्रोक्सी एपिटाइट से बना होता है। जब मुंह में एसिडिटी होती है तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हटने लगता है, जिससे एपेटाइट जो है जैसे वो होने लगता है, मतलब विघटित होने लगेगा, डिसोसिएटेड होने लगता है, और इसको बोलते हैं दांत में कैविटी उत्पन्न हो जाना। जबकि जो फ्लोराइड, अगर एक्स की जगह फ्लोराइड कर दे तो फ्लोर एपिटाइट एसिड में घुलनशील है, इसलिए दांतों को अगर धोने के लिए पेस्ट का यूज करते हैं तो उसमें हल्का सा फ्लोराइड रखा जाता है, ताकि हाइड्रोक्सी एपिटाइट की जगह फ्लोर एपिटाइट बन जाए और कैविटी बनना रुक जाता है। ओके, बाकी एलिमेंट जो है बहुत ही रेयर हैं, बाकी दो ही मेन है। नाइट्रोजन आप समझ गए, वातावरण में बहुत ज्यादा अमाउंट में यही है, एक प्रकार का एयर एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक सॉल्वेंट की तरह है। अब हम आते हैं प्रकृति की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों अधातु तत्व हैं, है ना। आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें तो ये दोनों उपधातु हैं, और बिस्मथ एक प्रारूपी धातु है। आप देखोगे नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है, द्विपरमाणविक गैस है ना। जबकि फास्फोरस की बात करें तो P4 AS4 SB4 ये आणविक ठोस है, इस तरह से आणविक क्रिस्टल की तरह फास्फोरस P4 मोम वैक्स की तरह होता है ना। बाकी जो बिस्मथ है वो तो धातु है, और धातु क्रिस्टल के रूप में मिलता है। तो ये इस तरह से ध्यान रखना है, एक मूल मतलब प्रारूपी धातु एक धातु है। अब हम आते हैं इनकी जो भौतिक गुणों की आवर्तीता देखनी है हमें। तो परमाणु त्रिज्या तो एक लगातार ये बढ़ता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ऋण विद्युताओं की बात करें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की है 3.0, फिर फास्फोरस 2.1, जो कि हाइड्रोजन की भी इतनी है 2.1, और सेलेनियम की भी 2.1 होती है। फिर आर्सेनिक 2.0 है ना, Sb, और बिस्मथ टेल्यूरियम की होती है 2.1, यहाँ पी में क्या गया है। आर्सेनिक 2.0, Sbb, ठीक है, और Bi दोनों की सेम है 1.9। तो ये है इनकी ऋण विद्युताएं। फिर हम आ जाते हैं आयनन ऊर्जा। तो वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, क्योंकि परमाणु का आकार जो है उसका उल्टा हो गया, तो सबसे ज्यादा जो आयनन ऊर्जा है वो है नाइट्रोजन की। गलनांक की बात करें तो आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ में बात करें तो आर्सेनिक और एंटीमनी चूंकि एक प्रकार के यहाँ पर आणविक ना होके मैं ये कहूँ कि यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, ये जो है ये तो है आणविक ठोस, ठीक है, और ये जो है ये मिलते हैं एक प्रकार के सह संयोजी क्रिस्टल के फॉर्म में। तो आर्सेनिक और Sb में सह संयोजी गुण है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आर्सेनिक में होती है, इसलिए गलनांक में सबसे ज्यादा आर्सेनिक है। फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ धातु है, फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस में देखें तो फास्फोरस चूंकि वो मॉलिक्यूलर ठोस है, और नाइट्रोजन तो गैस ही है, और अगर वो ठोस बनाएगा भी तो बहुत ही वीक इन मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। तो इस तरह से इनके गलनांक मिलते हैं। फिर हम आ जाते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन ग्रुप के तत्वों में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, ठीक है। इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, पहले तो ये बता दूं, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या हम ये कहें कि संयोजकता, ठीक है,
वो है 3, प्लस माइनस 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 3 सब में है, और जो कि किससे मिलती है, sp3 संकरण से, और सबसे स्थायी है नाइट्रोजन में, फिर लगातार ये डिक्रीज होती गई है। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर ऋण विद्युता घटेगी, तो ऑक्सीकरण जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो इस तरह से नाइट्रोजन सबसे स्टेबल अपने -3 स्टेट में कंपाउंड्स भी बनाएगा। तो नाइट्रोजन का NH3 PH3 अगर अब इनके स्थायित्व की बात करें तो इस ऑर्डर में मिलेगी। ओके, तो ये है +3 जो कि sp3 संकरण, जिसमें एक लोन पेयर, मतलब अगर आप sp3 हाइब्रिड स्टेट में देखोगे तो जो नाइट्रोजन के ये जो भी एलिमेंट है उनके p कोष में जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही संकरण करते हैं, मतलब वही बंध बनाते हैं, तो एक तो बच जाता है इनमें, क्या, लोन पेयर, ये वाला। तो सब में एक लोन पेयर रह जाता है इस तरह से। ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, अगर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व देखें तो तत्व का परमाणु आकार या कहें निष्क्रिय युग्म प्रभाव, मतलब है जैसे N3 प्लस Ba है, तो अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व जो है, मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है बताओ? अपन ने हर जगह पढ़ा है कि हर बोरॉन ग्रुप देखा आपने, कार्बन ग्रुप में देखा कि ऊपर से नीचे चले तो NH2 इलेक्ट्रॉन निष्क्रिय होने लगते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो जो मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था है उससे 2 कम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व प्राप्त करने लगती है। इनकी मैक्सिमम है +5, इसीलिए 2 कम कर दें तो +3 नीचे की तरफ स्थायित्व प्राप्त करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना अनपेयर्ड, ये लोन पेयर, सॉरी 2 जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड अनलोन पेयर के फॉर्म में, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल +3 स्टेट बिस्मथ में दिखाई देती है, और इस तरह से उसके कंपाउंड्स बनते हैं। +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वर्ग में घटता है बच्चों, क्योंकि निष्क्रिय प्रभाव से NH2 इलेक्ट्रॉन निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे केवल अगर वो किसी भी तरह से 5 यूज कर भी लेगा तो कुछ ही समय में फिर से 3 में बदल जाएगा। तो इसका मतलब है सबसे स्टेबल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कंपाउंड्स नाइट्रोजन के साथ बनेंगे और बिस्मिथ के साथ सबसे कम स्थायित्व होगा। +-3 की अपेक्षा +5 अवस्था में सहसंयोजी गुण अधिक होता है। ये तो अपन जानते हैं, फाजांस रूल भी पढ़ा है कि धातु आयन हो या धातु आयन हो, अगर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था उच्च है तो उसमें ध्रुवण क्षमता बढ़ जाएगी और यौगिक में सहसंयोजी गुण का वृद्धि हो जाएगी। तो इनमें अगर ऑक्सीजन की बात करें तो सब में सेम है, तो ऊपर से नीचे चलें या किसी भी तत्व में देखें तो जितना छोटा परमाणु और जितना ज्यादा उच्च धनावेश यौगिक में उतना ही ज्यादा सहसंयोजी गुण, और जितना ज्यादा सहसंयोजी गुण ऑक्साइड अगर बनाते हैं तो उनमें उतना ही ज्यादा अम्लीय गुण होता है। ओके, फिर आती है उपसह संयोजकता। तो देखो उपसह संयोजकता का मतलब है कि नाइट जो तत्व है वो टोटल कितने सहसंयोजी और उपसह संयोजी बंध बना सकता है। तो नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं होता बच्चों, इसीलिए जो S का इलेक्ट्रॉन है वो तेजित नहीं हो सकता। तो ये अपने 3 तो जो इलेक्ट्रॉन p उपकोष में है उनका यूज करता है सहसंयोजी बंध बनाने में, और 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यूज करके उप सहसंयोजी बंध बनाता है। तो नाइट्रोजन की अधिकतम जो उप सहसंयोजकता है वो 4 होती है, जबकि शेष तत्वों में डी कक्षक होने के कारण अपनी ये उप सहसंयोजकता 6 तक बढ़ा लेते हैं। 5 तो होगी, एक और बढ़ा लेते हैं डी में और ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन के आप कोई भी ऑक्साइड उठा के देख लो, नाइट्रोजन अगर मैक्सिमम बैलेंस ही शो कर रहा होगा तो 4 ही दिखेगी। दिख रहे हैं आप, 3 सहसंयोजी बंध और 1 उप सहसंयोजी बंध, N2O4 N2O5, किसी में भी देख लो N2O3। फॉस्फोरस में चले जाओगे तो ये 5 तो होते ही होती है, जो कि 2s और 1 3p के इलेक्ट्रॉन के कारण sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, लेकिन फॉस्फोरस अपने डी और खाली यूज करके 6 तक बढ़ा लेता है और आपने देखा होगा PCl6- बनता है। केवल नाइट्रोजन में नहीं हो सकता PCl5 जैसा NCl5, क्योंकि इसमें कोई 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं लाए जा सकते।
+1 +2 +3 +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं असमानुपाती विघटन दर्शाती है। देखो जो +5 है, ये बता दो कि +5 केवल ऑक्सीकारक होगी। क्या होगी बच्चों? ये केवल ऑक्सीकारक होती है, क्योंकि ये अपने आप को और आगे नहीं बढ़ा सकती, और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते केंद्रीय परमाणु से कि 6+ तक बढ़ा दें। और जो -3 है, समझ गए ना, -3 केवल क्या हो सकती है? केवल अपचायक हो सकती है, क्योंकि इन्हें 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें हम नहीं जोड़ सकते हो, तो ये केवल निकाल सकती है +-3 वाली। तो +5 केवल ऑक्सीकारक और -3 केवल अपचायक होती है। लेकिन अगर इनके बीच की कोई ऑक्सीकरण अवस्था है तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। आप देख लो HNO2 है, तो HNO2 में 3+ है, तो ये जब डिस्प्रपोर्शनेट होता है तो बनाता है HNO3 +5 हो गई H2O और 2NO, जहां +2 हो गई। तो यहां इस तरह से एक डिस्प्रपोर्शनेशन, तो HNO2 का HNO3 में चेंज होना, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। और इस तरह से NO में चेंज हो जाना अपचयन। तो +3 से +2, तो 2 मोल, 2 नाइट्रोजन +3 से +4 हो रहे, 2 हो रहे हैं +3 से +2, तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, और एक नाइट्रोजन +3 से +5 हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो जितने, ध्यान रखें, चाहे डिस्प्रपोर्शनेशन हो, चाहे कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो, हमेशा बैलेंस्ड तभी होगी जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने जुड़ जाने चाहिए, तभी ऐसा संभव है। ऐसे H3PO3 में भी डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। ये देख रहे हैं आप, +3 से +5 हो रहा है, ठीक है, और 3 मोल में ऐसा हो रहा है, तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन निकले और 6 इलेक्ट्रॉन एक फास्फोरस में जुड़ गए, तो वो +3 से -3 हो गया। तो यहां पर भी बराबर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शंस किससे रिलेटेड है? डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन मींस ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही परमाणु, एक ही तत्व का परमाणु 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। नाइट्रोजन -3 न्यूनतम से +5 अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था तक दर्शाता है। आप देखोगे NH3 3-, NH2 NH2 2-, NH2OH 1-, N3H -1/3, नाइट्रोजन में 0, N2O में +1, NO में +2, N2O3 में +3, N2O4 में +4, N2O5 में +5। नाइट्रोजन ही पूरी अवस्था सारणी में देखा जाए P ब्लॉक और S में, तो यही सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं इस तरह की दर्शाता है। इसका रीजन है इसमें पाई बॉन्डिंग करना, लोन पेयर डोनेट करना, ठीक है, ये सारी गुणों के कारण ऐसा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया ना कि नाइट्रोजन की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? वो है -3। अधिकतम क्या है? +5। कौन सी अवस्था डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगी? तो +4 हो या +3, इनमें मिलता है ये, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है। अब हम आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, जिसमें आते हैं रासायनिक क्रियाशीलता। तो नाइट्रोजन की वियोजन ऊर्जा अति उच्च है, 941.4 किलो जूल पर मोल। मतलब हमें नाइट्रोजन N2 अणु को N परमाणु में बदलना है तो इतनी एनर्जी देनी होगी, तब जाके 2 परमाणु बनेंगे N2 से। और इतनी एनर्जी वातावरण में नहीं उपलब्ध होती है, सामान्य ताप पर नहीं मिलेगी। तो ऐसे में एक देखोगे आपकी नाइट्रोजन सामान्य रूप से निष्क्रिय दिखती है आपको, और यही रीजन है कि नाइट्रोजन वातावरण में सबसे ज्यादा भी है, क्योंकि इसको कोई विघटित कर नहीं पाता। अगर विघटित करना है N2 को N में, तो लगभग 2000 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, तब जाके नाइट्रोजन जो है परमाणविक अवस्था में आता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन केमिकली यहां पर इनर्ट है, ट्रिपल बॉन्ड के कारण बहुत ज्यादा वियोजन ऊर्जा। जबकि P4 सबसे अधिक क्रियाशील है, मतलब इस ग्रुप में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता की बात करें तो वो है P4। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि P4 में बहुत अधिक तनाव वाला अणु है, जिसमें बंध कोण 109.5 से घटकर 60 डिग्री है, इसलिए सामान्य ताप पर बहुत अधिक क्रियाशील होता है। मतलब यहां पर देखा जाए तो संकरण है sp3, तो बंध कोण कितने का होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू ये होता 109.5 डिग्री का, लेकिन ये घट के यहां देख रहे हैं ये कितना डिग्री का हो गया है? 60 डिग्री। तो बंध एक स्प्रिंग के जैसे माने गए। तो जब आप उनको दबा के फंसाओगे, तो जैसे स्प्रिंग दबा के फंसा दे तो उसमें एक स्ट्रेन रहता है कि छूटे तो तुरंत अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरह से परमाणु में अगर बंधों के मूल मान में विचलन कर दें बंध कोण में,
तो ऐसे में बंध बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं और उनमें टूटने की प्रवृत्ति ज्यादा आ जाती है। तो P4 में भी यही हुआ है कि 4P4 जब जुड़ते हैं, मतलब 4P जब जुड़ते हैं P4 बनने में, तो जहां कोण 109 डिग्री 109.5 डिग्री का होना था वहां 60 डिग्री का हो गया। तो हर एक कोण में 24 डिग्री 44 मिनट का डेविएशन दिखाई दे रहा है और यही डेविएशन P4 में तनाव उत्पन्न कर देता है और जैसे ही जरा सी वातावरण की ऊर्जा मिलती है फास्फोरस ब्रेक हो जाता है और तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगता है और चमकती है, जिसको हम बोलते हैं फास्फोरेसेंस, कीमोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो क्रियाशीलता का क्रम की बात करें तो पूरे ग्रुप में नाइट्रोजन सबसे कम क्रियाशील है और इनसे ज्यादा, और सबसे इन तीनों में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और चारों में फास्फोरस सबसे ज्यादा क्रियाशील है और फिर चारों तत्व नाइट्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। तो इस तरह से ये क्रियाशीलता का क्रम याद रखना। तो इसमें जो क्वेश्चन है ना, यही पूछा जाता है कि P4 की रासायनिक क्रियाशीलता का कारण क्या है। तो वो ये है, आप अच्छी तरह समझ गए ना कि क्यों है ये इस तरह से अधिक क्रियाशील। ये लिखा है कि P4 को वायु में खुला रखने पर यह स्वतः जलने लगता है। इसीलिए जलने लगता है क्योंकि बंध तुरंत टूटने लगता है और तुरंत फास्फोरस P2O5 बनाने लगता है, जिससे जिसे जिसे बोला गया है केमिल्यूमिनेसेंस, रासायनिक दीप्ति। इससे फास्फोरस अंधेरे में भी चमकता है, इसी को बोला गया है फास्फोरेसेंस भी बोला गया। अतः फास्फोरस का स्वतः दहन रोकना है तो फास्फोरस को जल में सुरक्षित रखा जाता है। तो लैब में आपको फास्फोरस पानी में डूबा हुआ दिखेगा, मोम के जैसा ठोस होता है। वातावरण में खुला रख दें तो ये अपने आप जलने लगेगा, जिससे बोला जाता है रासायनिक दीप्ति या फास्फोरेसेंस, स्फुरदीप्ति। ठीक है, और ऐसा ना हो तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। यहां तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रासायनिक यौगिकों की आवर्तिता के बारे में नाइट्रोजन ग्रुप के। तो पहला है हाइड्राइड्स। तो देखो, नाइट्रोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। समझ गए ना, EH3 प्रकार का क्या बनाते हैं बच्चों, हाइड्राइड। इसको लिखेंगे हाइड्राइड। ओके, तो E मतलब इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, जैसे NH3 अमोनिया बोलते हैं, PH3 फॉस्फीन बोलते हैं, ASH3 आर्सीन बोलते हैं, SBH3 स्टेबीन बोलते हैं, बिस्मुथीन BiH3, इस तरह से। तो ये है हाइड्राइड्स, है ना। अमोनिया तो डायरेक्ट बनाई जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से। इसके अलावा मैग्नीशियम नाइट्रेट है ना, Mg3N2 का जल अपघटन कर दें तो भी अमोनिया बनती है। ऐसे PH3 है ना, तो PH3 कैल्शियम फॉस्फाइड के जल अपघटन से बनती है। तो इस तरह से वो अलग चीजें बनाने की विधि, क्योंकि हम उसके बारे में ज्यादा नहीं लेना यहाँ पे। गुणों की बात करें तो NH3 द्रव होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, भले बहुत वीक है, लेकिन अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस तरह से, और इसीलिए अमोनिया एक सामान्य ताप पर बहुत आसानी से द्रवित हो जाती है। एक चीज, बाकी हाइड्राइड जो हैं गैस हैं क्योंकि उनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। दूसरा है सभी हाइड्राइड लुईस क्षार। मैंने अभी आपको बताया था कि सभी हाइड्राइड्स में लुईस क्षार इसलिए है क्योंकि इनमें जब बैलेंसी 3 होती है तो इनके केंद्रीय परमाणु में लोन पेयर बच जाता है और यही लोन पेयर ये अपना यूज कर सकते हैं बॉन्डिंग में, और इसीलिए एक अच्छे क्या है लुईस क्षार। और लुईस क्षारिता वर्ग में नीचे की ओर घटती है। क्यों घटती है बता दूं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, युग्म का अभ्र विसरित हो जाता है, मतलब फैलने लगता है। क्योंकि बड़ा परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे विसरित होगा, फैलेगा ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन अभ्र को दूसरे परमाणु में अतिव्याप्त होने की क्षमता घट जाएगी, मींस लोन पेयर देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो सबसे डेंस और सबसे छोटा क्लाउड जो है वो अमोनिया में होता है और इसीलिए ये बहुत आसानी से किसी भी दूसरी लुईस अम्ल प्रजाति को दिया जा सकता है।
हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे ये क्लाउड फैलने लगेगा, उसकी डेंसिटी कम होगी और उसमें अतिव्याप्त होने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि आकार में बढ़ जाएगा क्लाउड, और ऐसे में वो ग्राही परमाणु के कक्षक से सही ढंग से अतिव्यापन नहीं करेगा। यही कारण है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक जो है वो अमोनिया। तो ऊपर से नीचे चले तो देखो क्षारीयता घटती है, बंध ऊर्जा घटती है, एनहाइड्राइड का स्थायित्व घटता है, बंध कोण घट जाता है, क्योंकि बंध कोण केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता अगर मान लो क्या होती है घटती है, तो बॉन्ड पेयर केंद्रीय परमाणु से दूर होंगे, उनमें रिपल्सन कम होगा, तो लोन पेयर उन बंध कोण को या बंधों को ज्यादा दबा देता है, जिसके कारण बंध कोण घटते। अब चायक गुण बिल्कुल उल्टा होता है, कितना अच्छा हाइड्रोजन डोनर है, तो ऊपर से नीचे जाए तो बंध ऊर्जा घटेगी, इससे अपचायक गुण बढ़ेगा। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो देखो अमोनिया एक्सेप्शनली जो है सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली बॉइलिंग पॉइंट में देखें तो तीसरे नंबर पर दिख रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट में तो पहले नंबर। इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और मॉलिक्यूलर मास में भी बहुत हैवी नहीं है, तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक के रिस्पेक्ट में तो अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा क्या हो गई है, डोमिनेंट है देन मोलर मास। मतलब PH3 और AS3 के रिस्पेक्ट में अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके मोलर मास से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी ये जो दो है SbH3 BiH3, इनमें अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक पड़ा है, और उसमें इन दो में इनका मोलर मास ज्यादा इफेक्टिव हो गया। तो इस तरह से अगर आपको याद रखना है तो ये है पास नहीं सब, पास PAS नहीं एंड सब, तो SBBI इस तरह से, तो पास नहीं सब बॉइलिंग पॉइंट में। और मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया की चूंकि ये एक सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूलर मास से कोई लेना देना नहीं होता, केवल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से रिलेटेड होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो वहीं पे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे से दूर नहीं होंगे आसानी से, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ऐसे में अमोनिया में जो है वो SbH3 से भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये हो जाएगा NH3 SbH3 ASH3 PH3। नपास नहीं सब आसपास, अब यहां पर मैंने नहीं सब आसपास ऐसे याद कर लेना है। और PH3 सबसे ज्यादा वाष्पशील हाइड्राइड है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट में भी सबसे लास्ट में आ रहा है आप देखोगे, और बॉइलिंग पॉइंट में भी सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इस तरह से हाइड्राइड में तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का और बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर याद रखना है, और कुछ काम का नहीं है बच्चों, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, तो इन्हीं में से आते हैं। जैसे अभी आप नीट में देखोगे H2O वाला हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या पूछा था ऑर्डर, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके हाइड्राइड तक का मैटर। अब अगले टर्म में जब हम लेंगे तो उसमें ऑक्साइड्स, इनकी एसिडिटी के बारे में, ऑक्सो एसिड्स है ना, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, और नाइट्रोजन के हैलाइड्स, इस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनके स्ट्रक्चर्स है ना। और इसके बाद जो है हमारा फास्फोरस के अपरूप हो जाएंगे। यही बचा हुआ है मैटर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।